आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज स्पेशल एट 4 में बात कश्मीर की, कश्मीर के मुद्दे पर किस तरीके से बेतुके बोल सामने आ रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के, उसी पर जरा हम तफसील से बातचीत करेंगे। कश्मीर दरअसल एक ऐसी रियासत जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही तनाज़े में भी है। ये वो जमीन है जिसकी दिल फरेब वादियों पर दुश्मन भी फिदा है और हमेशा उस पर नजर लगाए बैठे रहता है, लेकिन अपनी बुरी नजर। लेकिन इस रियासत को जहां खतरा बाहर वाले दुश्मनों से है, तो वहीं कुछ इसके अपने भी हैं जो वक्त वक्त पर अपने अल्फाज से ऐसे तीर चलाते हैं जिससे वादी जख्मी नजर आती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कश्मीर मुद्दा क्यों है, क्यों पड़ोसी ममालिक के साथ वादी के अपने भी दुश्मन की जबान बोलते हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा, फिर क्यों बार बार कश्मीर के नाम पर हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दी जाने की कोशिश की जाती है। इसी इशू पर आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होगा एक खास पैनल, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसी पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। पाकिस्तान के यौम दिफा पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर कश्मीर राग छेड़ा है। इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर इशू का हल निकालना ज़रूरी हो गया है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत पर कश्मीरवादी में जुल्म करने का भी इल्ज़ाम लगाया। हिंदुस्तान के मजालिम को रोकने के लिए दुनिया की अजीम ताकतों से अपना रोल निभाने की उन्होंने अपील की। इमरान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान पुरअमन वजूद में यकीन रखता है, पड़ोसियों और पूरी दुनिया के साथ यकजहती की बुनियाद पर आपसी ताउन को फरोग भी देना चाहता है। इमरान खान ने कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान अब किसी दूसरे मुल्क की लड़ाई नहीं लड़ेगा। ये मेरा आज सबसे वादा है, कभी पाकिस्तान किसी और की जंग में कभी शिरकत नहीं करेगा। हमारा काम है हम अपने लोगों के लिए खड़े हों और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इंशाल्लाह वो होगी जो हमारे पाकिस्तानियों की बेहतरी में होगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने हिंदुस्तान को धमकी दी है। बाजवा ने कश्मीर में कुर्बानी की बात कही। पाकिस्तान के यौम दिफा के मौके पर बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो लहू सरहद पर बहा है उसका हिसाब लिया जाएगा। साथ ही बाजवा ने कहा कि कश्मीर के लोगों की कुर्बानी को पाकिस्तान सलाम करता रहेगा। लहू जो सरहद पे बह चुका है, लहू जो सरहद पे बह रहा है, हम इस लहू का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। मैं मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों को भी सलाम पेश करता हूं जो बहादुरी और कुर्बानी की एक लाजवाब तारीख रकम कर रहे हैं। इसी तकरीब में पाकिस्तान के वजीर आजम किसी से जंग न लड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं उसी मुल्क के आर्मी चीफ कश्मीर में कुर्बानी की बात कर रहे हैं। इन दो अलग अलग बयान से ये समझा जा सकता है कि पड़ोसी मुल्क में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। आपसी ताउन की बात पाकिस्तान के वजीर आज़म करते हैं, लेकिन अपने आर्मी चीफ के साथ ताउन की कमी ही उनके बयानात में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वैसे पाकिस्तान से इसमें अच्छी उम्मीद की भी नहीं जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान की तो फितरत ही ऐसी है कि वो कश्मीर को लेकर के जब भी बोलता है जहर आलूदा बात ही बोलता है, और बार बार उसकी ये फितरत बार बार बदलने की कोशिश के बाद भी सामने आ जाती है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कश्मीर के लीडरान के भी कुछ ऐसे बयानात सामने आए हैं जो कि अलहदगी पसंदों की सोच की हिमायत करते हैं। एनसी के सदर और एमपी फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी पंचायत इंतखाबात में तब तक हिस्सा नहीं लेगी जब तक आर्टिकल 35A पर मरकजी हुकूमत और रियासती सरकारें अपना मौकफ साफ नहीं करती। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस आर्टिकल के तहफ्फुज के लिए कोर्ट और बाहर दोनों जगह असरदार कदम उठाने होंगे। इससे पहले अलहदगी पसंदों ने जम्मू कश्मीर में पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करने की अपील की थी। वहीं जम्मू कश्मीर की साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी दफा 370 और आर्टिकल 35A पर सरकार को खबरदार किया था। अब महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह कहा है कि सरकार को पंचायत इलेक्शन और 35A से जुड़े इम्कानात को खत्म करना चाहिए। पीडीपी ने यह भी कहा था कि जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वो इलेक्शन लड़ने के ताल्लुक से कोई फैसला नहीं करेंगे। अंदाजा लगाइए कि सालों से अटके पड़े पंचायती इंतखाबात से पहले अब इस तरह से
ब्लैकमेल करने की कोशिश जो हो रही है वो क्या बयां करती है, शायद इन सियासतदानों को खुद से पूछना चाहिए। और चलिए, इस अहम मौजू पर हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। एक खास पैनल जो हमारे साथ मौजूद है उसका आपसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी की स्पोक्स पर्सन मौजूद है डॉक्टर दीपिका शर्मा, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से नेशनल स्पोक्स पर्सन घनेंद्र भारद्वाज जी भी मौजूद हैं। वहीं इसके अलावा हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से मौजूद हैं ताहिर सईद जो कि पीडीपी के तर्जुमान हैं, तो वहीं यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर साहब भी श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ स्टूडियो में, नोएडा स्टूडियो में फॉरेन एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव जी हैं, साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर राजवीर शर्मा साहब है। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और रविंद्र सर, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगा, देखिए जब हम सियासी रद्दो अमल पे जाएंगे और उनसे रिएक्शन लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं चीजें उलझती हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा इस पूरे बहस का मौजू जो है वो क्लियर हो जाए कि पाकिस्तान की तरफ से जब हमने देखा कि पाकिस्तान में नई सरकार बन रही है तो कश्मीर को लेकर के एक हम पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ रहे थे कि शायद कुछ पॉजिटिव नोट पाकिस्तान की तरफ से भी आएगा। लेकिन अगर बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों की कुर्बानी को हम सलाम करते हैं और सरहद पर जो लहू बहा है उसका हिसाब लिया जाएगा, इसका क्या मतलब? लेकिन उसी तकरीब में पीएम इमरान खान ये कहते हैं कि हम किसी दूसरे मुल्क से नहीं लड़ेंगे, लेकिन आलमी ताकतों से अपील करते हैं कि वो अपना किरदार निभाएं और कश्मीर इशू हल करें। किस तरह से आप देखते हैं टोटलिटी में इसको? पहली बात तो जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है बहुत ही मतलब डेंजरस है इन सेंस देखा जाए तो, उसको अलग रखिए। जब इमरान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय भी हमारी बातें हो रही थी और तब भी मैं कह रहा था और अब भी मुझे और दिख रहा है उसका, इमरान जब पावर में आएंगे ये कश्मीर के मुद्दे को उठाएंगे, स्पेशली मॉरल फ्रंट पे। देखिए हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर क्या करेगा, दो चीजें चल रही हैं वहां पर, एक चल रहा है मटेरियल और दूसरा चल रहा है मॉरल। मटेरियल पे हमें होप थी या है कि मटेरियल इंसर्जेंसी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कम हो, हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। बट उसका इक्वली बड़ा कंपोनेंट है प्रोपेगेंडा। इमरान खान हमेशा कहते आए और कश्मीर के मुद्दे को लेकर वो काफी बोलते हैं, वही हम देख रहे हैं इस समय हो रहा है। तो पहली बात तो है कि वर्ल्ड थिएटर में प्रोपेगेंडा कश्मीर को लेकर के और बढ़ेगा, बड़ा है और भी बढ़ेगा। आगे देखना, इनको जहां जहां मौका मिलेगा ये इस मुद्दे को उठाएंगे कश्मीर को फ्रॉम अ प्रोपेगेंडा वैल्यू काइंड ऑफ थिंग, पहली बात। दूसरा, जो इनकी आर्मी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली दे आर नॉट बहुत ही गलत स्टेटमेंट्स हैं, डेंजरस टाइप की स्टेटमेंट्स हैं और इनका काउंटर कैसे होगा वो ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट की लीडरशिप देगी। तो बिग पिक्चर में फिलहाल नहीं, लेकिन सर अगर हम इतना बड़ा बयान आ रहा है और धमकी भरे अंदाज में ये बात कही जा रही है तो इसको कम से कम समझा तो जाए कि क्या सोच रहा है। अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ यौम दिफा के मौके पर सीधे धमकी दे रहा है हिंदुस्तान को तो इसका कुछ तो मतलब है, और क्या अलर्ट होने की जरूरत है? डेफिनेटली। और वो पता है धमकी ये नहीं दे रहा कि हम कुछ करेंगे, वो कह रहा है वी विल टेक रिवेंज, जो हो चुका है हम उसका रिवेंज लेंगे। धमकी के दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है कि हम आगे आपको थ्रेटन कर सकते हैं, करेंगे, आप मत करना, बट ही इज सेइंग कि वो तो अज्यूम्ड है कि आपने हमारे को डैमेज किया है और हम उसका रिवेंज लेंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स इवन मोर वरीसम स्टेटमेंट और इसका हमारे एंड पे जो भी प्रिपरेशन है डेफिनेटली होना चाहिए। बट दूसरा जो हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए, कम बैक टू प्रोपेगेंडा। अब उस प्रोपेगेंडा को हम कैसे काउंटर करें, हम भी या उतने ही हाई डेसिबल, उतनी हाई वॉल्यूम से हम भी उनसे आर्ग्यू करें वर्ल्ड में? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा हम उसको हाई आर्ग्यूमेंट करेंगे वो मैटर उतना ज्यादा हाई प्रोफाइल होगा, उनको कामयाबी मिलेगी, उनको कामयाबी मिलेगी। तो हमारे को इस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने का ऑब्वियसली स्टेप्स वगैरह प्लान करने हैं और इसको हमें फोर्टिफाई करना होगा। ये चीजें आगे जाके बढ़ती जाएंगी। और एक ऐसे वक्त में जब हम ये देखते हैं कि कश्मीर मसला कैसे हल हो और पाकिस्तान से नई सरकार आने के बाद किस तरह के ताल्लुकात रखे जाए, कैसे बातचीत हो, उस वक्त अगर पाकिस्तान की तरफ से ये इशारे आ रहे हैं साफ तौर पर तो वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन के सिन्हा सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि बाजवा साहब के इस बयान को सीधी अगर हम इसको धमकी कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा, इस धमकी को कितना सीरियस लेने की जरूरत है और किस तरह से उसका काउंटर तैयार करना पड़ेगा हमको? देखिए साउद जी, ये जो बाजवा साहब का जो बयान आया है ये कोई नई बयान नहीं है। आप ये समझिए वो डीप स्टेट के आका हैं।
देखिए, इमरान खान का कोई स्टेटमेंट अभी कोई माने नहीं रखता है। एक ही प्लेटफॉर्म से दो आवाजें जो आ रही हैं, दो आवाज तो नहीं आई है। आपने ये शायद कह दिया कि इमरान खान ने कहा है कि किसी भी देश के साथ वो जंग नहीं करना चाहते। वो स्टेटमेंट नहीं है इमरान खान का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान किसी भी दूसरे देश के जंग में नहीं कूदेगा, कि पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट रहा है, उसको अमेरिका भी यूज किया है, चाइना भी अभी यूज कर रहा है। ठीक है, उस संदर्भ में वो कह रहे हैं। मगर ये समझिए कि ये उसके आका हैं, जो आर्मी चीफ है, और जो कहते हैं उनके बात को बहुत सीरियस लेनी चाहिए। मैं इसको एक चीज इसमें जोड़ना चाह रहा हूं, ऐड करना चाह रहा हूं कि ठीक है, इस तकरीब में तो उन्होंने ये कहा, लेकिन इससे पहले जब माइक पॉम्पियो के साथ उनकी बातचीत हुई थी और माइक पॉम्पियो पाकिस्तान थे, उस वक्त उन्होंने कश्मीर मुद्दे की बात कही और उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही कि जो आलमी ताकतें यानी कि जो बिग पावर्स हैं वो अपना किरदार अदा करे और कश्मीर मसले को हल करे। ये जो उनका स्टेटमेंट था उसको किस तरह से देखें हम? दोनों चीजें समझना चाह रहा हूं। जी हाँ, देखिए, जो वहां पर माइक पॉम्पियो गए थे और देखिए उनका जो पाकिस्तान के अंदर में एक दिन का स्टे था, 3 या 4 घंटे का, वो उसके अंदर में जो बातें खुल के आई हैं, जो यहां पर आके माइक पॉम्पियो ने अपने स्टेटमेंट में और कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। उन्होंने ये बताया है कि यहां पर उन्होंने पाकिस्तान को क्लियर कट बताई है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म केवल नहीं, उसके अंदर में वो दाऊद को भी ले आए हैं। दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी की भी बात कर रहे हैं। देखिए, लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के अलावा वो कहते हैं अल कायदा, आईएसआईएस, हकानी नेटवर्क, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सब की बातें वो करके आए हैं वहां से। इसलिए पाकिस्तान रेटल्ड है। और जब वहां से ये बातें आते हैं कि अमेरिका को और बड़ी ताकतों को कश्मीर के अंदर में घुसना चाहिए, तो ये कोई नई स्टेटमेंट है नहीं। लेकिन सर, मैं समझ रहा हूं, लेकिन देखिए सरकार नहीं है और हालात थोड़े से बदले हैं पाकिस्तान में। उसको देखते हुए क्या हमें ये इस तरीके से लेना चाहिए कि ठीक है, कोई नई बात नहीं बोल रहा है पाकिस्तान और उसकी तो आदत ही है, या फिर इसको संजीदगी से लेना चाहिए? इसको बहुत संदिग्धता से लेना चाहिए। देखिए, जमीनी हालात आपको यकीन दिला दें, एक तो बातचीत होती है और जमीन पे क्या हो रहा है। आज के दिन में मैं बार बार बताता हूं, 740 किलोमीटर का जो एलओसी है उसके अंदर में 11 लॉन्च पैड आए हैं, जो ऊपर गुरेज से लेकर सुंदरबनी का इलाका, जो जम्मू का इलाका पड़ता है, उसमें 11 लॉन्च पैड हैं। उसकी जो संख्या थी वो तकरीबन 400 थी इलेक्शन के पहले, अब 600 हो गई है। और उसमें खास करके जो सबसे बड़ी है, जो खैबर पख्तूनख्वा से जो अलबदर के लोग 200 जुड़े हैं, वो काफी वो एक्सपीरियंस्ड हैं, और वो जो आ रहे हैं वो एक नया थ्रेट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। तो इसको आप एकदम इसको हल्के में मत लीजिए। चलिए, इसको ये हल्के में नहीं लिए, लेकिन इसके बाद क्या कदम उठाने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, इस पर भी हम जरा बात करेंगे। लेकिन बातचीत को हम जरा आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा, देखिए, क्या उम्मीद आप कर रही हैं पाकिस्तान की तरफ से? अगर यह बयान आ रहा है नई सरकार बनने के बाद, यौम दिफा के मौके पर, अगर इस तरह की गीदड़ भपकी दी जा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको किस तरह से ले रही है और पाकिस्तान के साथ रिश्ते आखिर इस अंदाज में कैसे बेहतर होंगे? देखिए खालिद साहब, केंद्र सरकार का तो बहुत स्टेट पॉलिसी है कि नो टेरर, नो टॉक्स विद टेरर। तो जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवादी नीति को खत्म नहीं करता, हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने ये पहल की थी, हम पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। अभी आपने बताया कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो आए और किस तरीके से इंडिया ने यूएस के साथ 2+2 डायलॉग साइन किया है, और किस तरह से पाकिस्तान को जो मदद मिल रही है अमेरिका से, किस तरीके से वो कम हो रही है, किस तरीके से पाकिस्तान इंटरनेशनली हमारी रेजिम में वो आइसोलेट होता जा रहा है। परंतु मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि आज जो कमर बाजवा जी ने जो ये बोला है, ये वक्तव्य अपना दिया है कि हमारे जो सैनिक हैं उनकी कुर्बानी जायज नहीं जाएगी और हम उसका बदला लेंगे, तो सीधा सीधा पाकिस्तान देखिए अपनी जगह वो जो एक सांप था वो सांप है। लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूं। आज दोपहर को 2 बजे कांग्रेस के एक पंजाब के एक मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने दोबारा पूरे 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वहां पे उन्होंने कमर बाजवा की और इमरान खान की दोबारा से 1 घंटे पूरे उन्होंने तारीफ करी। जो जर्नलिस्ट उनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई यही कमर बाजवा था जो हमारे सैनिकों को मार रहा है, तो उन्होंने कहा था कि प्यार मोहब्बत हमारे राहुल गांधी ने समझाया है।
मैं केवल और केवल हमारी राष्ट्रीय पार्टियों से ये पूछना चाहूंगी। ठीक है, वैसे ये भी मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि नवजोत सिद्धू जो हैं, जब बीजेपी के फार ब्रांड नेता हुए करते थे और उनकी जबान के किस तरीके से इस्तेमाल होता था, तो उस वक्त वो कितने अच्छे हुआ करते थे, आज वो कितने बुरे हैं सबको पता है सर। वक्त के हिसाब से सियासतदान कैसे बदल जाते हैं, और कांग्रेस से जाते ही वो अछूत हो गए। मैं समझ रहा हूं, लेकिन गणेंद्र ये बताइए, नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान परस्ती जो नजर आती है, जो बात कही जाती, सो कॉल्ड पाकिस्तान परस्ती, उसके ऊपर सवाल तो खड़ा किया ही जा रहा है। लेकिन दीपिका जी देखिए बता रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को अलहदा करने की कोशिश हो रही है, किस तरीके से नो टॉक विथ टेरर की पॉलिसी अपनाई गई है, और यहां तक कि अमेरिका भी लगातार एक तरह से गर्दन कसने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की, जो आप नहीं कर पाए, यह बात कही जा रही है। साउद जी, पहले तो मैंने दीपिका जी को बड़े धैर्य से सुना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि धैर्य से मेरी बात सुन लेगी। मैं चाह रहा था कि बहुत संजीदा आपने आज टॉपिक रखा है, और ये एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा था। मैं चाह रहा था कि इसमें राजनीति ना आए, मैं चाह रहा था कि इसका हम जो जिस मतलब आपके मुताबिक अब दीपिका जी ने ला दिया है तो आप जवाब देंगे, ठीक है, लेकिन मैं रिप्लाई कर लेता हूँ। मैं पहले सबके बाद में हूँ, मैं सबके पास हूँ, जरूरी है आपसे, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करिए, ठीक, गणेंद्र जी, मैं अपनी तरफ से रोक रहा हूँ ना, आप बताइए, डिबेट के डेकोरम को खराब मत करो, ठीक है, आप लाइए। मैं सोच रहा था कि ठीक है, कौन क्या लाया, आप उसका जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा था साउद जी, सबसे पहली बात तो इमरान खान की सरकार वहां पे जो बनी, वो इमरान खान की सरकार नहीं, वो सेना की सरकार है, आईएसआई की सरकार है, ये सबको पता है। और कमर बाजवा जो कह रहे हैं वो इमरान खान बोलेंगे, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वहां की पॉलिटिक्स और सियासत ऐसी है कि बगैर आर्मी आईएसआई के वो इमरान खान नहीं चल सकते। इमरान खान जब जीते थे उसके बाद उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, और उन्होंने कहा था कि मैं भारत से अच्छे संबंध चाहता हूं, उसका स्वागत किया गया पूरे देश भर में। उसके बाद हमारे जो बड़बोले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बिना बोले, बिना बात किए, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि इमरान खान साहब ने मुझे फोन करा है और मुझे पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। ऑफिशियल सुन लो, अरे सुन लो, पब्लिक डोमेन पे आपके प्रोग्राम में प्रॉब्लम आरएसएस के साथ ये कि सच सुनते ही ना, किस तरीके से मिर्ची लग जाती है आप लोगों को। अरे मेरा सच बोला मिर्ची का लग गई, अरे सच बोला मिर्ची का लग गई, सिद्धू जो कमर बाजवा को गले लगाते हैं, मिर्ची क्यों लग गई आपको? पियोगे कि मिर्ची तो आप, अरे मिर्ची आपको क्यों लग गई? मैं आपके प्रधानमंत्री का बता रहा हूँ कि जो आदमी इतने शीश में बैठा हो, किस तरीके से झूठ बोलता है, जिस तरीके से आपका पाकिस्तान, देखो यही प्रॉब्लम है साउथ जी, आरएसएस वालों के साथ, पूरी इन आरएसएस के डीएनए में प्रॉब्लम है। दीपिका जी बात पूरी आ जाए, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मैंने सुना था ना, मैंने सुना था, मेरी बात भी सुन लो, मैंने सुना था, मेरी बात भी सुन लो। अरे मैंने, अरे नरेंद्र मोदी को हटाया था बगैर बुलाए, नवाज शरीफ के बाद बिरयानी खाने चले गए थे, आपने हटाया नरेंद्र मोदी को, बगैर बुलाए नवाज शरीफ के घर में चले गए और बिरयानी खा के आ गए, आपने हटाया था, आपने हटाया था नरेंद्र मोदी को, आपने नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं हटाया? वो बिना बुलाए देश के दीपिका जी मैं रोक रहा हूं मैम, ठीक है मैम, ठीक है, आपने ये मांग कर दी, कांग्रेस डिसीजन लेगी कि बर्खास्त करना है कि नहीं, लेकिन मैं गणेंद्र जी से जल्दी से उनका पूरी बात रख लूं। गणेंद्र जी आप अपनी पूरी बात रखिए जल्दी से। नहीं दीपिका जी देखिए, ऐसे वक्त जाया हो जाएगा, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है मुझे, ठीक है दीपिका जी, ठीक है, आर्थिक नीति आपकी, बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, किसान सुसाइड कर रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिला, आज पेट्रोल 72 रुपए डॉलर 72 पहुंच गया, पेट्रोल 80 पहुंच गया, पेट्रोल 100 पे जाने को तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कैसे प्रधानमंत्री की बात कर रही हो, कैसी सरकार की बात कर रही हो? देश में इतनी अराजकता 4 साल में आपने फैला दी है, इतना आपने गुंडातंत्र फैला दिया है। चलिए ठीक है सर, मुझे इसी बात का अफसोस होता है कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने और तू मैं में लग जाते हैं आप लोग। ठीक है, मैं दोनों के पास आऊंगा, आप दोनों के पास हट रहा हूं। चलिए ठीक है, गणेंद्र जी और दीपिका जी, मैं आता हूं आप दोनों के पास, आप दोनों के पास आता हूं। ताहिर सईद साहब, ठीक है, मैं आ रहा हूं। ताहिर सईद साहब, जरा ये बताइए कि जिस वक्त आप बीजेपी के साथ गलभैया डाल करके सरकार में थे, उस वक्त 35A को लेकर के आपको इतनी संजीदगी नजर नहीं आ रही थी कि आप केंद्र सरकार को, मरकज की सरकार को किसी तरह से स्टैंड क्लियर करने की बात कहते? आज जाकर के जब पंचायत इंतखाबात हो रहे हैं तो ब्लैकमेलिंग की जा रही है, यह कोई तरीका है?
हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे। जिस वक्त हम सरकार में थे उस वक्त भी ये मामला जो है उसी वक्त जो ऑलमोस्ट ये कोर्ट में आया। और जी आपकी आवाज आ रही है, आप बात कंटिन्यू करें। इको आ रहा है आवाज में, आपके इको आ रहा है। ठीक है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप रिप्लाई करें। ओके। देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा मुझसे, जो कि जिस वक्त हमारी सरकार थी उस वक्त ये कोर्ट में ये मामला आया और महबूबा जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थी। हमने ये इशू जो है पहले हमने ये पॉलिटिकली भी फाइट किया और लीगली भी उस वक्त फाइट किया। महबूबा जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिली, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को क्लियर कट ये बता दिया कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपना मौकफ वाजिया कर दे कोर्ट में। ठीक है, जितना भी जो लीगली जो फाइट करना था वो उस वक्त भी हमने फाइट किया। अब ये बात है, अब जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए क्या मसला हुआ। जितने भी जो जब बात आप करते थे लेकिन बड़ी अच्छी दोस्ती नजर आती थी। बात तो यही है ना कि आज आप जब गवर्नमेंट में नहीं है तो फिर आप इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पंचायत इंतखाबात पर कोई फैसला ही नहीं लेंगे हम। तो क्या आप पंचायत इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं? आप नहीं चाहते हैं कि वहां की जो आवाम है वहां पे लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो या फिर पंचायत इलेक्शन हो और वहां की जो तरक्की है वो रफ्तार पकड़े? इतने सालों से वहां की आवाम या फिर जो तमाम पिछड़े इलाके हैं वो इसका इंतजार कर रहे हैं। देखिए हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जम्मू कश्मीर की जितनी भी मेन स्ट्रीम जी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हम सब जमातों ने यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए कुर्बानियां दी है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज का फैल रखने के लिए हम जमातों ने कुर्बानियां दी है। 2004 में तकरीबन 25 साल के बाद यहाँ अर्बन लोकल। दीपिका जी, मैं उनका रिप्लाई लेने के बाद मैं चाहूंगा कि बाकी सबके पास भी बोलूं। जल्दी से उनका रिएक्शन ले लो, फिर आपके पास आऊंगा। हमारे वर्करों को यहाँ पे मारा जा रहा है। अच्छा, हमारे वर्कर यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन जो ही रिसेंटली तो आप ही की कुर्बानियों का जिक्र तो नहीं किया जा रहा है बाजवा जी की तरफ से। कंफ्यूजन पैदा हुआ है आप ही की कुर्बानियों का, जो आप सो कॉल्ड कुर्बानी की बात कर रहे हैं ताहिर साहब, के खिलाफ ताहिर साहब, ठीक है, जज्बात हैं, अच्छी बात है, वो दिख रहा है कि शायद इस आर्टिकल के साथ कोई छेड़छाड़ की जाएगी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कहीं जो आप सो कॉल्ड कुर्बानी की बात कर रहे हैं उन्हीं कुर्बानियों का जिक्र तो नहीं कर रहा बाजवा साहब पाकिस्तान में बैठकर? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। हम उन कुर्बानियों का जिक्र कर रहे हैं जो यहां के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के वर्करों ने हिंदुस्तान की जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए दी है। आज तक ठीक है, हमारे एक तरफ आप भी कुर्बानियां याद दिलवा रहे हैं और बाजवा साहब भी वहां पाकिस्तान में बैठकर कुर्बानियां याद दिलवा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि कौन किस कुर्बानी की बात कर रहा है। और हम जो आवाम है वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि आप सभी पार्टियां उनको बेवकूफ बनाते रहें और वो बनती रहेगी। एक ही बात कह रहे हैं कि सलमान सागर साहब के हवाले से सलमान सागर साहब, क्या आपको भी अपने कारकुनान के अपने जो रुकन है, आपके पार्टी के मेंबरान हैं, उनकी कुर्बानी आज के वक्त में याद आ रही है? और 35A को लेकर के आप जो बात कह रहे हैं, ठीक है, जब आप दिल्ली में होते हैं तो भारत माता की जय की बात करने लगते हैं, पाकिस्तान जाते जम्मू कश्मीर जाते हैं तो फिर वहां पर उनके तमाम लोगों की दिफा की बात आने लगती है, उनके हुकूक की बात याद आने लगती है। आपको भी कुछ कुर्बानियां तो नहीं याद आ रही? पहले तो आप ये मान ली ये दिमाग बिल्कुल कुर्बानियां याद आएंगी। हमने कुर्बानियां यहाँ हिंदुस्तान की सालमियत बरकरार रखने के लिए दी है। हमने कुर्बानियां यहाँ दी है जब हमारा झंडा यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को चढ़ता है, उसके लिए हमने कुर्बानियां दी है और हमें बड़ा फख्र है इस बात पे। इस पे मुझे लगता है आपको भी हमें एक सरकास्टिक अप्रोच रखने की जरूरत नहीं है। आपको हमने हमेशा कुर्बानियां दी हैं और आगे देते आ रहे हैं और दे रहे हैं, अभी भी कुर्बानियां दे रहे हैं। आज भी हम फोर फ्रंट पर है, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की बात हो। हाँ, जहां तक 35A का दिफा करने की बात है, इन इलेक्शंस को बाइकआउट करने की बात है, सिर्फ उसमें एक पॉइंट हमारा ये था कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एपेक्स कोर्ट में
इन इलेक्शंस को पुली बनाया है कि भाई आप इसको कंटिन्यू करने के लिए डेफर कर लीजिए, जो कि हमें नहीं लगता कोई सही आर्गुमेंट था जो सॉलिसिटर जनरल का या स्टेट गवर्नमेंट का। उसको पंचायती इंतखाबात से क्यों जोड़ रहे हैं? आप सीधे-सीधे इस पर सवाल करिए, कोई बात नहीं है। स्टेट और जब कुर्बानियों की बात आती है तो आप कुर्सी कुर्बान करने को तैयार नहीं नजर आते हैं। इस वक्त असेंबली की जो सिचुएशन है, जोड़ तोड़ की बात सामने आ रही है, कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से सरकार बना ली जाए, कुर्सी भी कुर्बान कर दीजिए फिर। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहां तक बात है, हम कुर्सी की बात ही नहीं करते हैं। हमारे पास बड़ी बार ऑफर्स आई थी कुर्सी संभालने की, लेकिन हमने नहीं समझा। हमारी लीडरशिप वाहिद ऐसी है, जब हमने कई बार कुर्सी को ठोकर मारी है, चाहे वो फारूक साहब के टाइम हो या उमर साहब के टाइम हो, जब हमने कहा कि नहीं हमारे पास मैंडेट नहीं है लोगों का, लेकिन हम भी जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएंगे। चलिए ऐसे कई, लेकिन हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने का पूरा इरादा रखते हैं। जितनी मासूमियत से आप ये बात रख रहे हैं, पता नहीं कि उतनी मासूमियत इलेक्शंस हो, पार्टी के अंदर भी बरकरार है कि नहीं। इलेक्शन, मैं इसका भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन इलेक्शंस को बेसिस, ठीक है। मुझे राजवीर जी के पास भी जाना है, मुझे उस पर भी रिएक्शन लेना है, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि वक्त ब्रेक का हो चला है। हम ब्रेक से लौटते हैं और फिर राजवीर जी के आपके पास आते हैं। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। तो बात कश्मीर की हो रही है कि कश्मीर को लेकर के एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपने नापाक बोल बोले हैं, और जिस तरीके के धमकी आलेज, एक तरीके से धमकी से भरे हुए अल्फाज बाजवा की तरफ से नजर आया है, वो आखिर का नजर आता है। और इन सब के बीच इमरान खान भी कश्मीर का राग अलाप रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए क्या काउंटर तैयार करना चाहिए, ये तमाम बातें हम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की भी बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के भी कुछ लीडर आखिर अलहदगी पसंदों की जबान क्यों बोलने लगते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है, और राजवीर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक से पहले मैं आपके पास आ नहीं पाया था, मुझे इस बात का जो है अफसोस है, लेकिन ये बताएं कि इस पूरे सिनेरियो को देखें हम, एक तरफ तो 2+2 टॉक हो रही है, और हम ये देख रहे हैं कि भारत हमारे साथ एक तरीके से करीब आकर के खड़ा हो रहा है, और पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल भरा वक्त भी माना जा सकता है ऐसे में। लेकिन जिस तरह के अल्फाज वहां से निकल करके सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक वे में, डिप्लोमेटिक वे में बेहतर तरीके से खड़ी है उन अल्फाज का, ये जो तमाम बातें कही जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसका जवाब देने के लिए? मुझे लगता है सऊद जी आपने बहुत ही ठीक प्रश्न उठाया है। एक तो ये कि अगर हम पाकिस्तान के और भारत के संबंध में पाकिस्तान के इतिहास को देखें, तो वहां पर कोई नाम की डेमोक्रेसी है, वहां पर चुनाव की सिर्फ केवल डेमोक्रेसी है। एक आदमी चुन करके आता है, वो नाम का मुखिया है, और एक असली मुखिया है जो वहां की आर्मी का चीफ होता है। अगर आप इमरान को साहब को एक बार के लिए छोड़ दें, तो इमरान के अलावा अगर आप जुल्फिकार अली भुट्टो को ले लें, आप नवाज शरीफ को ले लें, आप नजीर भुट्टो को ही ले लें, हाँ किसी को भी ले लें, तो उन सबने इस भाषा को बोला है जो आज इमरान बोल रहे हैं। इमरान ने कोई नई भाषा नहीं बोली है। बात कश्मीर की आती है तो राग एक ही होता है, वो एक कोशिश करते हैं कि शायद जो हमारे नहीं। लेकिन ये बताइए, माइक पोम्पियो जब दहशतगर्दी को लेकर के बातचीत करते हैं अमेरिका के वजीर दिफा, तो वो ये कहा जाता है पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से कि जितनी मुस्तैदी से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी है, उतना किसी और मुल्क ने लड़ी। अब ये सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर इतने दहशतगर्दी फैलाता कौन है, और फिर जो भारत के जो मोस्ट वांटेड हैं वो अपने वहां पर क्यों उनको रख करके उसको एक तरीके से शेल दी जाती है? नहीं, इसीलिए खालिद साहब, जितना भी पाकिस्तान बेकार की बात करता रहे, उस पर भरोसा किसी को भी नहीं है, अमेरिका को भी नहीं है, दूसरे देशों को भी नहीं है। अमेरिका ने केवल इतना नहीं कहा है कि आपके यहां जो दहशतगर्द हैं उनको रोकिए, आप आतंकवाद को रोकिए, आप एक्सपोर्ट मत करिए आतंकवाद को। उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, और वो कदम ये है कि उन्होंने इवन इकोनॉमिक एड हैज बीन कटेल्ड, वो कम कर दी है। इसलिए जो बात वहां के बाजवा साहब कह रहे हैं, बाजवा वही भाषा बोलते हैं, ठीक है, जो दूसरी बात पाकिस्तान की फितरत तो नहीं बदलेगी, लेकिन हम अगर हिंदुस्तान की तरफ से आए तो क्या हैंडल कैसे किया जा रहा है? ठीक लग रहा है आपको? नहीं, पाकिस्तान के तो रवैये को और पाकिस्तान की नेचर को हिंदुस्तान समझता है,
और वो जितनी कोशिश कर ले वो अपनी उसमें कामयाब नहीं हो सकता है। लेकिन हमको चिंता पाकिस्तान की उतनी नहीं है, हमको चिंता है जो अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो अंदर बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, जो अंदर बैठे हुए पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उसके लिए सपोर्ट मोबिलाइज करते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। भारत को सबसे बड़ी परेशानी उनसे होने वाली है और हो भी रही है। अगर आप ये देखें कि वहां पर जो तो दोनों फ्रंट पर लेकिन काम तो करना पड़ेगा सब, जो गवर्नमेंट है वहां पर दोनों फ्रंट से निपटना पड़ेगा। वहां दोनों तरफ से हो रहा है। हाँ। एक तो अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है कि वहां पर गोली से काम नहीं चलेगा, गाली से भी नहीं चलेगा, गले लगाने की हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। और वहां पर जो गवर्नर भेजे हैं अभी, गवर्नर ने भी ये कहा है कि मेरा जो मकसद है वो यहाँ पर ये है कि हम वहां के जो हालात हैं उसको सुधारें और सबका सहयोग लेकर चलें। लेकिन उसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि जो आतंकी हैं वो मारते रहें और जो फोर्स है वो चुप बैठी रहे और फोर्स को गाली मिलती रहे कि ये तो स्ट्रीट का गुंडा है। लेकिन सर रास्ता तो कुछ निकालना पड़ेगा ना। 1-on-1 की बात भी नजर आ रही है वहां पर। हम देख रहे हैं कि जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं तो रिकॉर्ड सतह पर हमारे जवानों का भी एक तरीके से वो भी शहीद हो रहे हैं। जी एक बात सुन लें, एक बात एक की बात एक वाली बात ना नहीं, इसका इलाज केवल ये है कि जो हमारे लोग हैं वो ये भाषा बोलना बंद करें कि जो आर्मी चीफ है भारत का, आर्मी चीफ है भारत का, वो स्ट्रीट का गुंडा है। इस भाषा को बोलना बंद करें। ठीक, इस भाषा को बोलना बंद करें कि सर्जिकल स्ट्राइक तो प्रूफ लाओ। इस भाषा को बोलना बंद करें कि हमारे यहाँ जो आतंकी हैं वो तो भटके हुए लोग हैं। ठीक है, जो ठीक है, मैं जल्दी से रिएक्शन ले लूं, घनेंद्र साहब से ले लेता हूं मैं जल्दी से। भाषा बोली जा रही है, घनेंद्र साहब इस भाषा को बंद कर। देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, राजवीर जी भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से काम बेहतर कर रही है, जिस तरीके से कदम उठाने चाहिए उस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वादी में भी बहुत ज्यादा सरगर्मी है, पाकिस्तान से भी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट बेहतर तरीके से उसका जवाब तैयार कर पा रही है, स्ट्रेटेजिक वे में सही कदम उठा रही है? साउद जी मैं तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। सरकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। वहां अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को जाता है, पाकिस्तान हमारी आर्म फोर्सेस को जाता है, जो कश्मीर में जिन्होंने हालात को काबू कर रखा है। जिस तरीके की सरकार आपने देखी पिछली पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की, दहशतगर्दी कितनी फैली, कितनी बार आतंकवादी घटना हुई, कितनी बार बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट का अटैक हुआ, आतंकवादी हमारे बेस कैंप में घुस के हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। इसका फेलियर किसका था? क्योंकि सरकार की कश्मीर नीति फेल थी। महबूबा मुफ्ती एक तरफ तो ये कहती थी कि हम उसके कश्मीर के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, एक तरफ कहती है जो सेना पे पत्थर फेंकते थे उनको कहती थी कि ये तो भटके हुए नौजवान है, इनको कंपनसेशन की बात हो रही थी। एक तरीके की जो एनार्किस्ट थी, एनार्किस्ट गवर्नमेंट वहां पे चल रही थी, एनार्किस्ट गवर्नमेंट वहां पे चल रही थी। भाषण दे दिया आपने, फिर अरे भाषण हमारे आर्मी चीफ गुंडे, फिर मिर्ची क्यों लग गई आपको? गुंडे और कमर क्यों लग गई आपको? मैं जब आपकी सरकार के ऊपर आता हूँ आपको मिर्ची लगती है। अरे सच सुन लो, मैं भी जान रहा हूँ कश्मीर का एक बच्चा जान रहा है, देश का एक बच्चा जान रहा है आज क्या हालात है कश्मीर में, और उस हालात का जिम्मेदारी कौन है? आपकी सरकार है 4 साल से 4.5 साल से। अरे हमारी सरकार थोड़ी है, अभी भी कांग्रेस को कोसते रहोगे कि कांग्रेस ने कर दिया। 4.5 साल से तो 56 इंच वालों की सरकार है। आज क्या हो गया 56 इंच वालों को? आज क्या हो गया? जो एक सन के बदले 10 सन लेने की बात करते थे, क्या हो गया? आज कांग्रेस की मर्दानगी, कांग्रेस 56 इंच का सीना। अरे सब सबको कड़वा लगता है। आज आप विदेश नीति पर कश्मीर नीति में पूरी तरह विफल रहे हो। आपके प्रधानमंत्री, आपके होम मिनिस्टर, आपका फॉरेन मिनिस्टर, आपका डिफेंस मिनिस्टर, पूरी की पूरी सरकार फेल हुई है। ठीक है, गणेंद्र जी और दीपिका जी आप दोनों के पास आते हैं। ठीक है गणेंद्र जी, दीपिका जी, ठीक है गणेंद्र जी और ठीक है गणेंद्र जी, दीपिका जी, मैं आप दोनों के पास आता हूँ। ताहिर सईद साहब, मुझे ये बताइए, आप देश के साथ खड़े हो, आप लोग देश ठीक है दीपिका जी, ठीक है गणेंद्र जी ऐसे नहीं बात हो पाएगी, ऐसे दोनों लोग एक दूसरे को बस खाली ठीक है नहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है गणेंद्र जी मैं आता हूँ। दीपिका जी एक मिनट, गणेंद्र जी एक मिनट, गणेंद्र जी इस तरीके से सर डिबेट नहीं होती है सर, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी, इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। दीपिका जी ठीक है, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। मैम प्लीज आप समझिए मेरी बात सबको करनी है और सबके लिए होनी है। मैं आऊंगा आप दोनों के पास। ताहिर साहब जरा ये बताइए कि आपने तो मरकजी हुकूमत की जो पार्टी है यानी बीजेपी के साथ मिलकर के लंबे वक्त तक हुकूमत चलाई, इस वक्त कुछ दिन पहले तक, क्या लगता है कि जो कश्मीर पॉलिसी है
वो बेहतर है और इस वक्त ये जो गवर्नमेंट है कश्मीर पॉलिसी पर बिल्कुल फिट है, या कहीं कुछ कमी नजर आती है आपको? आप तो साथ ही रहे हैं। देखिए, जिस वक्त हमारी सरकार बनी उस सरकार में हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, एजेंडा ऑफ अलायंस एक बनाया था, जिसमें हमारी सरकार यहां पे बनी थी। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो हमने यही रखी थी कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, हुर्रियत के साथ बातचीत होनी चाहिए, और जो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऐसे उठाए जाने चाहिए कि जिससे कि लोगों का जो भरोसा और एतमाद जो है वो बहाल हो जाए। इब्तिदाई तौर पर हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, हम समझते हैं कि जो वजीर आजम साहब जो हैं वो पाकिस्तान भी गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक वो पठानकोट वाला वाकया पेश आया और फिर उस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन तो इस चीज को जो है इसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत है जो लैक कर रही थी। ठीक है, लेकिन सलमान साहब, क्या आप भी इसी तरीके से मानते हैं कि कश्मीर पॉलिसी कहीं ना कहीं इस वक्त बेहतर नहीं है, या फिर आप देख रहे हैं कि मरकजी हुकूमत कश्मीर को लेकर के जिस तरह के इकदाम उठाने चाहिए वो उठा रही है, और पाकिस्तान की तरफ भी जिस तरह के ताल्लुकात रखने चाहिए वो बेहतर तरीके से हैं? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी, मैं तो यही कहूंगा, पाकिस्तान के साथ प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कोशिश की थी हमेशा बेहतर रिश्ते रहे। वो वहाँ गए भी, वहाँ कुछ फंक्शन था पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने इनिशिएटिव ले लिए कई बार। और आज मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान जो आज कह रहे हैं, इमरान खान साहब जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं, उनको भी थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। जब नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पहले तो कोशिशें की गई हमारी तरफ से, लेकिन पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, उसके बाद जब हमने ये बात की है कि नो टॉक विद टेररिस्ट या टेररिस्ट, तो क्या मौजूदा जो हिकमत अमली है आप उसको बेहतर मान रहे हैं? आपके हिसाब से कश्मीर को इसी तरीके से कश्मीर पॉलिसी को लेकर के चलना चाहिए? नहीं, ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है जो पिछले 4 साल यहाँ सरकार रही, बिलखुसूस कश्मीर में, ये उनका फेलियर रहा है। जब भी हमने देखा उनके जुबान से यही निकल रहा था कि हम मुतमईन है जो हिंदुस्तान की हुकूमत की जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी, आज वही अपोज कर रहे हैं उस चीज को। हम तो कहते हैं यहाँ गवर्नेंस फेलियर था पिछले 4 साल में जो हुआ यहाँ, जो राजवीर साहब, मैं दीपिका मैम आ रहा हूँ, राजवीर जी से भी इस पर रिएक्शन ले लूं, जो भी हो गया, लेकिन हम अभी भी पूरी उम्मीद रखते हैं कि मोदी साहब के पास यकीनन मैंडेट है। एक ही बात सही थी, मोदी जी के पास मैंडेट है और मोदी जी के पास पावर है, वो हमें पूरा यकीन है। मोदी जी और इमरान खान साहब किसी न किसी रास्ते पे आ जाएंगे, किसी न किसी सोल्यूशन पे आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए जो बेसिक ग्राउंड है, जो ग्राउंड जीरो है, कश्मीर में पहले हालात को सुधारने की जरूरत है, और वो ऐसे सुधरेंगे जब आप 35 ए जैसे इश्यूज को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। और सबसे बड़ी बात हमें ये दिमाग में रखनी चाहिए, 35 ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं है। लेकिन राजवीर साहब ये बताइए, देखिए ये तो पॉलिटिकल रिएक्शंस है, किसी को किसी भी पार्टी की हिकमत अमली या तरीका पसंद नहीं आता है, क्योंकि यही सियासत का असल जो है दस्तूर है। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं जो बात कश्मीर से निकल करके सामने आ रही है, चाहे वो ताहिर साहब कह रहे हैं या सलमान साहब कह रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेल्योर नजर आता है, अगर है ऐसा क्या? नहीं, मुझे लगता है कि कश्मीर में जो आजकल ताजा हालात हैं, उन ताजा हालात में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पर एंटी बीजेपी जो वहां, मैं कुछ पॉइंट्स डालना चाहता हूं सर। जी बताएं। पत्थरबाजी पहली बार देखने को मिली, जिस तरीके से पुलिस वालों को छुट्टियों पर आने के बाद कत्ल कर दिया जाता है, यह पहली बार देखने को मिला। उनके जो रिश्तेदार हैं उनको कत्ल कर दिया, उनको अगवा कर लिया जाता है, यह पहली बार देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो इंटरनल थ्रेट है, जो आम कश्मीरी है, उसके अंदर यह बढ़ गया और एसपी वैद साहब को उसके बाद हटा दिया जाता है। ये जो मामलात है, ये जो एक नए तरीके की सूरत हाल पैदा हो रही है, उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? सिर्फ ऑपरेशन ऑल आउट ही काफी है हर चीज के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके सर, यही तो प्रेजेंट किया जा रहा ना, ऑपरेशन ऑल आउट है, मिलिटेंट मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके आगे क्या, उसके पीछे क्या? लेकिन ये बात सच है कि वहां पर जो हालात, उस हालात में आपने जो 3 सवाल उठाए, मैं बड़ी बेबाकी से आपके सामने और देश के सामने कहना चाहता हूं कि अगर हालात सुधरने के लिए हमारे जो वहां के पॉलिटिकल
लीडर्स वहां के हैं या दूसरे दलों के हैं, अगर वो संयम से और वास्तव में राष्ट्र के हित में काम करें तो वो पत्थरबाजी में कमी आ सकती है, उसमें और सारी चीजें भी कम हो सकती हैं। हमारे यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि कुछ वोटों की खातिर किसी भी प्रकार के बोल करके नेता चले जाते हैं और उससे उनको बढ़ावा मिलता है। सर लेकिन सर देखिए, जनरल बयानबाजी की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि गवर्नमेंट कितना कदम उठा रही है। मैं सर आऊंगा, कदम उठाने का मैं ये कह रहा हूं कि जब वहां पर अभी भी एक शॉर्ट रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। अभी भी मैंडेट यही है। ठीक है, शॉर्ट रिएक्शन घनीन साहब। साउथ जी, बिल्कुल सही बात है कि कश्मीर की जो नीति है वो सरकार की फेल रही है। बार बार ये कहना कि ये कांग्रेस 4.5 साल से किसकी सरकार है? मैं एक सवाल पूछता हूं, किसकी सरकार थी? अरे दीपिका ने एक बार बात आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैम देखिए, बात ये है कि वो शुरू होते हैं वैसे ही आप बोलने लगते हैं, ये ठीक नहीं है मैम, ये मैसेज गलत जा रहा है। दीपिका मैम, ये मैसेज गलत जा रहा है। दीपिका मैम, मैसेज गलत जा रहा है, दूसरों की बात नहीं सुननी, मैसेज गलत जा रहा है। ठीक बात मैं ठीक बात नहीं है दीपिका मैम, ये ठीक बात नहीं है मैम, बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए, एक सेंटेंस में पूरा हो रहा है। दीपिका मैम एक सेंटेंस, मैं अपनी डिबेट में ये नहीं चाहता, मैम अपनी डिबेट में मैं ये नहीं चाहता कि कम से कम ये मैसेज जाए। आपका भी अगर गलत मैसेज जाता है तो ये मेरे लिए ठीक बात नहीं है कि आप किसी को बोलने नहीं देती। अगर ये बात जाएगी तो मेरे लिए भी ठीक नहीं है। मेरे लिए दोनों ही लोग इंपॉर्टेंट है, घनीन जी भी इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा दोनों लोग की बात है। घनीन साहब आपकी बात पूरी है, उसके बाद में मैं काउंटर ले लूंगा, आप उसके बाद बोल लीजिएगा। मैं साउथ जी यही कह रहा हूं कि कश्मीर के मामले पे सरकार की नीति फेल हुई है। कश्मीर नीति फेल हुई है। 4.5 साल से किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3.5 साल कश्मीर में सरकार किसने चलाई? भारतीय जनता पार्टी ने। वहां पे पत्थरबाजी किसके कार्यकाल में ज्यादा हुई? भारतीय जनता पार्टी के। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किसके काल में ज्यादा हुआ? भारतीय जनता पार्टी के। आतंकवादी कितने आए किसके कार्यकाल में? कश्मीर पॉलिसी। सेना के बेस कैंपों में हमले किसने करा? भारतीय जनता पार्टी के। अरे सब कुछ तो आपके कार्यकाल में हो रहा है, सब कुछ तो। आप हर फ्रंट में फेल हुए, आप मानते क्यों नहीं हो? आप मान लो कि हमसे सरकार नहीं चल रही, देश के लोगों ने भी मान लिया है। 2019 में आपकी सरकार को हटा देंगे, 6 महीने की और बात है। आप मान लो क्या फेल हुए हर फ्रंट पे? आपकी विदेश नीति फेल है, आपकी कश्मीर नीति फेल है। ठीक है, ठीक है दीपिका मैम, शॉर्ट रिएक्शन, क्योंकि मुझे रविंद्र सर और के सर के पास भी जाना है, बहुत अहम पॉइंट्स हैं, वो मैं नहीं ले पा रहा हूं सिर्फ इसी वजह से। आप जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा। सबसे पहले तो कांग्रेस ये मान ले कि इनके राहुल गांधी और कांग्रेस फेल है। जो पाकिस्तान का जो इनका प्रेम है, वही जो ये बात कर रहे थे कि भारत के अंदर एक ऐसी लॉबी है जो पाकिस्तान की मदद कर रही है। देखिए, आप इनके हर नेता के बयान देखिए, गुलाम नबी आजादी को, आजाद को, पाकिस्तान की कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती नजर आती है, मार रही है, मैसेकर कर रही है, यूज द वर्ड मैसेकर। सर मैम ठीक है, मैं आता हूं, इंटरनली क्या चल रहा है हम उसको देख रहे हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल कदम उठाने चाहिए उस पर क्या है, मैं जरा आऊंगा, आप दोनों के पास मौका मिलेगा तो आऊंगा। लेकिन रविंद्र सर, ये जो पूरी सिचुएशन हम देख रहे हैं, देखिए अंदर जब भी बात होती है तो तू मैं होने लगती है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की बात होती है, लेकिन एज अ नेशन, एज अ इंडिया, हम इस तरह किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कश्मीर पॉलिसी को लेकर के और पाकिस्तान पॉलिसी को लेकर के, क्योंकि हम जिन हालात का भी जिक्र कर रहे थे वो पहली मर्तबा देखने को मिले हैं, तो उसको हमको देखना पड़ेगा, उस पर गौर करना पड़ेगा। सिर्फ ऑपरेशन ऑल आउट हर मसले का हल है क्या? ये भी एक सवाल है। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आई मीन डोमेस्टिक में भी ऑपरेशन ऑल आउट नहीं। आई मीन सारे लीडर्स कहते हैं, जो आई मीन थूथू ममे को छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कहते हैं हमें पाकिस्तान से फ्रेंडशिप करनी चाहिए इन प्रिंसिपल, राइट? एंड हार्ट्स और पीपल रिलेशंस ही इंप्रूव होंगे तभी अल्टीमेट होगा, अदरवाइज हम सिचुएशन क्या चलेगा। नाउ अभी जो फिलहाल है, अगले 100 दिन जो हैं इंटरेस्टिंग और बड़े इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से माइलस्टोन है। क्यों? जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, धीरे धीरे पिछले 10-15 साल से स्क्रू टाइटन होते होते पाकिस्तान इस सिचुएशन में आ गया है कि उसको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपनी कंट्री के अंदर टेरर को रोकने के लिए। ये एक इंटरनेशनल एफर्ट चल रहा है। अगर पाकिस्तान ने नहीं लिए वो स्टेप्स, वो ब्लैक लिस्ट में जाएगा एंड उसकी सारी बैंकिंग का। नाउ ये एक अपॉर्चुनिटी भी है पाकिस्तान के लिए, फॉरगेट इंडिया, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है अपने देश को रिफॉर्म करने की। अगर वो रिफॉर्म नहीं करेंगे, विल दे गो बैंकरप्ट? बात तो बार बार यही की जा रही है, लेकिन उधर बहुत ज्यादा फोकस दिख नहीं रहा। इन्हें कुछ सख्त डिसीजंस लेने पड़ेंगे पाकिस्तान को अपने खुद के सर्वाइवल के लिए, और वो कुछ सख्त डिसीजंस जो होंगे विल हैव टू इंक्लूड
clamping down on some terror in some ways. ठीक है, लेकिन सर हमारे हालात क्या है? ठीक है, पाकिस्तान को ये करना चाहिए, हम जरा समझना चाह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी, हम एक तो फिलहाल ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसकी तरफ आई मीन वी आर वांटिंग टू पुश इट, हम ग्लोबल लेवल पे डिप्लोमेसी का पुश कर रहे हैं, बट ओवरऑल अगर हमें देखना चाहिए, हमें यूएस और चाइना के साथ देखना चाहिए मिलकर कि पाकिस्तान को कैसे एक तरह का बफर किया जाए, इंसुलेट किया जाए। ये देखिए, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप जिस तरीके से अभी 2+2 टॉक हुई है, मैं इसे रविंद्र सर से भी समझना चाहूंगा, लेकिन पहले आपसे समझना चाह रहा हूं कि 2+2 टॉक के जरिए हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये कहीं ना कहीं जो है फिक्र जाहिर की है कि आतंकी दहशतगर्द हाफिज सईद वहां पर खुला घूम रहा है। वो ये बात कही जा रही है कि हम जो है आपको काफी ज्यादा दहशतगर्दी से निपटने में मदद करेंगे, दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में मदद करेंगे। क्या ये सेटबैक है पाकिस्तान के लिए? देखिए साउद जी, यदि फेस वैल्यू में लें तो इसका तो असर है, मगर आप इसको ग्राउंड रियलिटी पे लेंगे तो इन चीजों का असर नहीं है। दीज आर हॉक्स। देखिए, आपको यह बता दें, 30 सालों से हम लड़ रहे हैं, जिस तरह से हम लड़ते हैं, 4 साल क्या कर दिया, 3 साल क्या कर दिया, आपकी फेलियर, इसकी फेलियर, 70 साल में 80 साल में क्या किया? लास्ट 30 इयर्स में जब से उसने ये जो स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट का चलाया हुआ है वो कांस्टेंट है वहां पाकिस्तान में। उसके स्ट्रेटजी में कहीं चेंजेस नहीं है। चेंजेस हमारे स्ट्रेटजीज में होते हैं, और जो रिजॉल्व करेगा इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने चाहेंगे, नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे। नए नए, ये वाजपेयी जी की एक स्ट्रैटेजी रही है, उसके पहले भी एक स्ट्रैटेजी हम मैं वाजपेयी साहब के बारे में भी जानना चाह रहा था सर कि उनके वक्त में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान से सबसे बेहतर रिश्ते उस वक्त रहे और सुधारने की दिशा में और उस सिमत में सबसे ज्यादा काम किया गया, लेकिन वो भी तो काम नहीं आए ना सर। बात भी हम नहीं कर रहे हैं, हम वहां चले जा रहे हैं, ट्रेन लेकर के, बस लेकर के, खैर मकदम हो जा रहा है, लेकिन कुछ होता नहीं। देखिए, वो फेल हो गए। जब वाजपेयी जी आए थे 99 में, उसके बाद 2001 तक उन्होंने ट्राई किया था। पार्लियामेंट अटैक होने के बाद उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लोग कहते हैं कि वो 2004 तक रहे थे, 3 साल तक उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने कहा तो सर ये भी जाता है कि पाकिस्तान के लिए इतना इस तरीके का रवैया ही उनकी सरकार जाने की वजह रहा, ये भी कहा जाता है। हाँ, देखिए ना, देखिए बात उसकी ये नहीं है, बात वही है। आज कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीजेपी ये कर रही है, कांग्रेस ये किया। आज आप एज ए नेशन देखेंगे 30 इयर्स में हमने क्या किया, और इस 30 इयर्स में जो इंटरनल डायनेमिक्स है और जो एक्सटर्नल डायनेमिक्स है उसमें बहुत जमीनी लेवल पे बदलाव आया। आज देखिए, अलकायदा कह लीजिए, जो कश्मीर विंग है, ISIS के पैर जम रहे हैं, टोटल रेडिकलाइजेशन हो रहे हैं यूथ के, उसके लिए हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो ये जब हम बातें करते हैं, हम आज की जो देखते हैं पॉलिसी, वो कहीं कहीं सही दिशा में जा रही है। ठीक है, मैं इसको जरूर सही दिशा में जा रही है, और उसको सही दिशा में जा रही है इस वक्त। देखिए, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। लेकिन सर, कश्मीर में जो हालात इस वक्त इतने ज्यादा बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि ISIS के झंडे कभी नहीं लहराए गए, पाकिस्तान के झंडे हर हफ्ते लहरा जाते हैं। ये देखिए, मैं 27 साल से रहा हूं, 27 साल से रहा हूं, ये लास्ट 30 सालों से ये ISIS के झंडे लास्ट 3-4 साल से आ गए। ठीक है, हाँ, अभी आए। उस वक्त ISIS पाकिस्तान में आसिया अंद्रावी के घर पे झंडा फहरता रहता है, जो ये है। ठीक है, लेकिन सर, जो पत्थरबाजों का जो गैंग है, जो जिस तरीके से पुलिस वालों को छुट्टियों पर मार दिया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को, यही सिचुएशन, ये तो बहुत ज्यादा यही डायनेमिक्स है, मॉरल तोड़ने की कोशिश। देखिए, ये कह देंगे ना कि कोई भी सरकार आ जाए, ये चीजें होंगी, जमीन में आप इसको विश अवे नहीं कर सकते। वही सर, यही चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ वॉर होता है। पीछे ये डायनेमिक्स चेंजेस हो रहे हैं, और देखिए, ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, लोग इसको समझना नहीं चाहते। क्या ये जो है, ये जो हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आएगी ऐसा होगा, जमीन पर नहीं रोका जा सकता। अगर केके सर कह रहे हैं, तो क्या इसके पीछे की वजह वही है जो बात केके सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एज अ नेशन हमने 30 इयर्स में क्या किया, उस पर हम नहीं जोर कर रहे। बहुत 4 साल बाद हो रहा है। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूं, हम वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। जो इंटरनल डायनेमिक्स है, जो एक्सटर्नल डायनेमिक्स है, जब हम अंदर की बात कहते हैं तो गले लगाने की बात कर रहे हैं। और रोमिंदर सर, आयरन फिस्ट जो आप कहते हैं ना, ऑल आउट, वो दोनों चीज चल रही है अंदर। एक्सटर्नल इट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग टिल वो अपना टेरर को नहीं रोकता है। मेरे ख्याल से ये करेक्ट है। रविंद्र सर, या एब्सोल्युटली, आई मीन देखिए, 3 कंपोनेंट है। एक तो मटेरियल, मतलब बॉर्डर के अक्रॉस हमारी कंट्री के अंदर कोई एलिमेंट फिजिकल नहीं आना चाहिए, नीचे ही बैठा, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद होनी चाहिए। हमें अपने बॉर्डर्स खुद जैसे भी हो, जो भी करके, टेक्नोलॉजी, फेंसिंग, आई डोंट नो, कुछ है, गैप्स भी है, बड़ा एरिया बड़ा डिफिकल्ट है, बॉर्डर हमें खुद अपने सिक्योर करने हैं। 1 सेकेंड, जो अंदर हमारी डायनामिक है, हमारे खुद ही इंडियंस हैं,
दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, मे बी दे आर नॉट हैप्पी, या जो भी आप कहिए, ठीक है, उसको हमें खुद हैंडल करना है। बट जो वरी है ज्यादा, अगर हम अपने बॉर्डर भी स्ट्रेंथन कर ले जितने भी, ये जो मैं पहले कहते प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान मटेरियल ना भी भेजे पर प्रोपेगेंडा को स्टोक करते रहे, ये प्रॉब्लम हमारी हमेशा रहेगी। ठीक है सर, लेकिन ये जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो वाकई इस पर गौर करने की जरूरत है। और सलमान साहब और ताहिर साहब, मैं चाह रहा था कि आपके पास आऊं, लेकिन वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा, आपके पास नहीं आ पाऊंगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस डिबेट में जो बात सामने आई है उस पर गौर करने की जरूरत है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं पिछले 30 सालों से अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदल रहा है। बदल रहा है, अगर किसी की स्ट्रेटजी बदल रही है तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जरूरत है कि गवर्नमेंट्स भले ही बदल जाएं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर के हमारी स्ट्रेटजी ना बदले और कम से कम मौके के हिसाब से हम एक वाहिद स्ट्रेटजी बना करके आगे काम करते रहें। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।